वो लड़की देखने में इतनी खूबसूरत थी कि उस लड़की को जो भी देखता देखता ही रह जाता। देखते ही देखते उसके मुंह से लाल टपकने लगती और वह सोचता कि काश इस लड़की से दोस्ती हो जाए और इस लड़की के साथ में मेरे संबंध बन जाए। लेकिन गीता थी कि वह इतनी खूबसूरत थी, उससे कई ज़्यादा चंचल भी थी। शौक उसके थे मोटरसाइकिल चलाना, ट्रैक्टर चलाना और लड़कों से दोस्ती करना उसका शौक था। गीता बहुत खूबसूरत होने के साथ साथ एक दिन वो ऐसी फिसलती है कि फिसलती ही रह जाती है। ना जाने उसको कोई याद होगा कि कितने लड़कों से उसने दोस्ती की होगी, कितने लड़के उससे उससे ऊपर से गुजर कर चले गए होंगे। जब उसकी शादी होती है तो फिर वो शादी होने के बाद में पति के अलावा ना जाने कितने मर्दों के साथ में उसके संबंध बने होंगे। और दोस्तों, उसके बाद में जो इसका एंड होता है तो सच्ची घटना में बहुत बड़ी खतरनाक होता है, बड़ा ही भयानक होता है। आज मैं जो आपको ये कहानी सुनाने जा रहा हूँ, बस मेरे साथ आप 5 मिनट के लिए बने रहिए। आज दास्तान जिंदगी में मैं आपको ज़िला बरेली का एक ऐसा किस्सा सुनाने जा रहा हूँ। गीता पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज़िला बरेली के थाना बेहड़ी के गांव फरीदपुर के रहने वाली है। गंगाराम की दूसरे नंबर की बेटी थी। गंगाराम की गिनती गांव के संपन्न किसानों में होती थी। उनकी 3 शादियां हुई। पहली पत्नी रमा की बीमारी से मौत हो गई थी तो उनकी सुंदा से शादी की थी। पहली पत्नी के बनने के बाद में सुंदा की शादी हुई, लेकिन सुंदा भी घर की कला की वजह से उसने भी आत्महत्या कर दी। तो फिर गंगाराम ने तीसरी शादी की रेशमा के साथ में, और तीसरी शादी रेशमा के साथ में होने के बाद में उनके यहाँ 4 बेटियां और 2 बेटे होते हैं। बड़ी ललिता उनसी शादी पहले ही कर दी थी। और गीता थी जो दूसरे नंबर की थी, वह बेटी मनोज और चैतन्य ये छोटे बेटे थे। गीता जितनी चंचल थी उतनी ही ज़्यादा हसीन थी। जैसे ही गीता ने जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो उसके जिस्म के अंदर जो बदलाव हुए वे बहुत ही सुंदर किस्म के थे। जो भी गीता को देखता वह देखता ही रह जाता। इस उम्र में अक्सर बच्चे भटक जाया करते हैं अगर माँ बाप उनके ऊपर ध्यान ना दे, चाहे वह लड़का हो चाहे वो लड़की हो। 16 या 17 की उम्र की वह गीता होती है जब माता पिता की तरफ से बच्चों को ढील ढाल मिलती है तो फिर बच्चे भटक जाया करते हैं। फिर वापसी का उनके लिए कोई रास्ता नहीं खुलता और जब तक वह वापस आते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। गीता के साथ में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। गीता जितनी चंचल थी उतनी ही खूबसूरत थी। 16 या 17 साल की उसकी उम्र हो चुकी थी। मोटरसाइकिल चलाना उसका शौक था, ट्रैक्टर चलाना, क्योंकि घर की ज़मीन गीता के पिता की काफ़ी थी। ज़मीन के लिए गंगाराम ने एक ट्रैक्टर लिया हुआ था, इसलिए उसको ट्रैक्टर चलाने का भी बहुत शौक हुआ। ऊपर से सबसे बड़ा शौक था कि वह लड़कों के साथ में घूमा करती थी और लड़कों की तरह ही वह जींस पैंट पहनना, शर्ट पहनना, लड़कों की तरह ही बाल कटाना, ये शौक उसका था। लड़कों से दोस्ती करना ये भी शौक उसका शामिल था। और लड़के भी उसके ऊपर मंडराया करते थे, क्योंकि गीता देखने में भला की खूबसूरत थी और उसको लड़कों से दोस्ती करना और फिर वह लड़कों को अपने इशारे पर नचाती रहती थी और लड़के भी उसके इशारे पर नाचते रहते थे। क्योंकि लड़कों को तो क्या चाहिए, आप समझदार हैं कि लड़कों को एक लड़की से क्या चाहिए होता है, और जो चाहिए होता है वह उनको गीता से मिल रहा था। और जब गीता की उम्र लड़कों के साथ साथ बड़ी होती गई तो उससे दोस्ती हुई और फिर दोस्ती संबंध में बदली। तो फिर ना जाने कितने लड़के उससे दोस्ती होती है और फिर ना जाने कितने लड़कों उसके ऊपर से गुजर जाते हैं। जब ये खबर चलते चलते घर वालों को मिली, गांव से होते होते घर वालों तक ये खबर पहुंचती है, तो गंगाराम के पैरों के नीचे से तो मानो ज़मीन खिसक जाती है कि जिस बेटी को उन्होंने इतनी आज़ादी दे रखी थी वह अपनी ही मन मर्जी से कहीं भी जा सकती हैं, किसी भी के साथ में वह खेल सकती हैं, कूद सकती हैं। वह बेटी बहक चुकी है, वह बेटी उसके गंदे कदम हो चुके हैं, वह गंदे कदम रास्ते पर आ रही हैं, गलत ट्रैक पर आ रही थी। तो दोस्ती फिर उससे अपनी बेटी गीता के ऊपर में वो पाबंदी लगाना शुरू कर दी। लेकिन बहुत अब देर हो चुकी थी। जब गीता पाबंदियों में रहने वाली नहीं थी तो किसी ना किसी बहाने से वह घर से बाहर जाया करती थी, निकल जाया करती थी, क्योंकि उसे कच्ची उम्र में जो शौक लगा था ऐसा शौक किसी भी बहन बेटी को ना लगे।
जब गंगाराम ने देखा कि बेटी सुधरने वाली नहीं है तो फिर उसने उसकी नौक किसी से शादी करने का फैसला ले लिया। इसके बाद में लड़के की भागदौड़ में गंगाराम निकल जाता है। बहुत ही देर एक लड़का बरेली ज़िले में ही मिल जाता है। दूसरे बरेली ज़िले में एक गांव है खेड़ा, उस गांव में जब गंगाराम रिश्ता लेकर अपनी बेटी का पहुंच जाता है तो फिर वहां पे पहुंचने के बाद में रामानंद का परिवार होता है। वह गांव का एक संपन्न परिवार था, अच्छी खासी वहां पे ज़मीन भी थी, 4 बच्चे हैं, बेटे हैं, 2 बेटियां भी थी और बेटियां उनकी शादी हो चुकी थी। पेटों का नंबर था तो वो बड़ा था। मनोज के लिए वह रिश्ता है जो ढूंढता था, इसके बारे में बातचीत होती है, उसका फ़ोटो दिखाया जाता है और रामानंद को उसकी लड़की है जो पसंद आ जाती है, क्योंकि वह देखने में बहुत अच्छी थी, खूबसूरत थी और फ़ोटो भी उसका बहुत अच्छा था। अब रिश्ता पक्का हो जाता है, दोनों तरफ से सारे रस्म रिवाज हैं वो पूरे हो जाते हैं। आखिरकार शादी का वह दिन आ ही जाता है जब दोनों मनोज और गीता पति पत्नी के रूप में बंध लिए जाते हैं। पति पत्नी के रूप में गीता जब मनोज के घर में दाखिल हुई, सुहाग की पहली ही रात में उसने मनोज को अपना ऐसा दीवाना बनाया कि वह मनोज तो मन की मुराद उसकी सारी की सारी पूरी हो चुकी थी। गीता को भी अपने रूप में देख कर, क्योंकि गीता बहुत खूबसूरत थी, भला की खूबसूरत थी और गीता भी बहुत खुश थी, क्योंकि उसको जैसा पति चाहिए होता है हट्टा कट्टा, वैसा उसको खूबसूरत और सीधा साधा लड़का मिल जाता है। उसकी उंगलियों के निशाने पर वो नाचता रहता था, तो दोनों बहुत खुश थे। इसी तरह से समय गुजरता चला जाता है और उस समय गुजरते गुजरते 1 साल से अधिक समय पूरा हो जाता है और इस बीच में गीता को एक बेटा गीता जन्म देती है। जब गीता बेटे को जन्म देती है तो घर की जिम्मेदारियां और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। मनोज अब अपनी जिम्मेदारियों का मनोज को एहसास हुआ तो उसने गीता से कहा कि गीता, अब हमारा परिवार धीरे धीरे बढ़ रहा है, अपने माता पिता से मुझसे काम धंधा कराने के लिए जोर दे रहे हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं प्रदेश कमाने के लिए चला जाऊं। उसको रजामंदी दे दी जाती है, कहती हैं कि ठीक है आप कमाने के लिए चले जाओ, और मनोज अपनी पत्नी को अलविदा कहकर वहां से प्रदेश कमाने के लिए चला जाता है। मनोज जब प्रदेश कमाने के लिए गया तो उसको यकीन था कि जिस तरीके से गीता की जुदाई और अपने बच्चों की जुदाई को बर्दाश्त करके बाहर प्रदेश कमाने के लिए जा रहा है, तो गीता भी अपने और अपने परिवार की ऐसे ही सुरक्षा करेगी, मेरी अमानत की हिफाजत करेगी। लेकिन उसकी सोच ये गलत साबित हुई, क्योंकि गीता शादी से पहले उसको मर्दों का चस्का लगा हुआ था। शादी के बाद जब मनोज है जो उसके पास रहा तो कुछ, लेकिन जैसे ही मनोज परदेश गया तो गीता की रातों की नींद हराम हो चुकी थी। मर्दों के जो सुख उसको चाहिए था वो याद आने लगा, पति का सुख उसको याद आने लगा। अब वह उदास रहने लगी और उसी घर में उसी के साथ में एक ससुर रहता था, वो लंगोटे का बहुत कच्चा था, रामानंद था, तो वह लंगोटे का बहुत कच्चा था और पूरे गांव में मशहूर था कि रामानंद है वो लंगोटे का बहुत कच्चा है। रामानंद की पत्नी उसको बच्चों की जुदाई देखकर वह अपने पास नहीं भटकने देती कि भला बूढ़ापे में भी ये उम्र है संबंध बनाने की, और बच्चों की दुआई देती और उसको अपने पास पट से टक नहीं होने देती। लेकिन रामानंद है जो वह जिस्म का बहुत हट्टा कट्टा था, अभी उसे पत्नी सुख से वह चिंता सताती रहती थी और एक औरत उसकी तलाश में वह हमेशा रहता था। पति पत्नी के रूप में आसपास में वो तो भटकने नहीं देती थी, अब संबंध कैसे बनाए, तो फिर उसकी नज़र भी घर के अपने ही बेटे की पत्नी यानी कि उसके ऊपर पड़ती है, बेटे की पत्नी पर पड़ती है। जब उसने नज़र गड़ाई तो फिर उसके दिल में ये सन्नाटा सा आने लगा कि अब मेरी इच्छा पूर्ति होगी तो मेरे अपने ही घर में होगी, मुझे कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। जब गीता उदास उदास रहने लगती है तो फिर उसका ससुर है उससे बातें करने लगता है, उसे हंस हंस कर बातें करता है। जब तक वो बच्चे को खिलाती अपने गोद में लिए होती है तो उसका ससुर अपने पोते को जब उसे लेता तो उसके स्तनों से वह टच कर देता। जब वह टच कर देता तो कोई ना कोई बहाना उसे ढूंढता रहता था, कोई ना कोई समा है वो गीता को देता, सामान देता तो उसके स्तनों को टच कर देता। कोई अनजान वो लड़की नहीं थी, क्योंकि वह अनुभवी औरत थी। गीता समझ चुकी थी कि ससुर जी क्या चाहते हैं और ससुर जी जो मुझको टच क्यों कर रहे हैं, लेकिन गीता उसका विरोध नहीं कर रही थी। वजह यह थी कि गीता भी पति सुख से वंचित थी और गीता को भी कोई ऐसा मर्द चाहिए जो उसकी इच्छा को पूर्ति कर सके।
इसलिए ससुर है जो ससुर का वो कभी विरोध नहीं किया करती थी, बल्कि उसे अच्छा लगने लगता था। ससुर का टच करना अच्छा लग रहा था। अब ससुर भी कोई बहू को दोनों तरफ एक दूसरे से मिलने का मौका नहीं मिल रहा था, क्योंकि घर में उसकी सास रहा करती थी। एक दिन ये मौका उनको मिल जाता है, क्योंकि रामानंद है उसकी पत्नी कमला वो कहीं गई हुई थी। दोपहर का समय था, घर में कोई नहीं था। गीता काम करते करते थक जाती है, वह आराम करने के लिए कहीं पर लेट जाती है, तो उसका ससुर बाहर से आता है और वो कहता है कि गीता जी ज़रा बहुत ज़ोर से मेरे जिस्म में दर्द हो रहा है, एक गर्मा गर्म चाय बना के लाओ। तो गीता उठती है, चाय बनाकर लाती है। चाय देते हुए गीता कहती है कि ससुर जी अगर आपके बदन में दर्द हो रहा है तो मुझसे बता दो, मैं तेल से आपका मालिश कर देती हूँ। ससुर तो चाहता भी यही था। जैसे ही गीता उसकी तेल से मालिश करती है तो उसके हाथ उसके बदन पर जब लगने लगते हैं तो उसके बदन में एक सन्नाटा उठ जाता है, और ससुर यानी कि रामानंद होता है वो गीता का हाथ पकड़कर उसके ऊपर धकेल लेता है। गीता कहती है कि बाबूजी ये क्या कर रहे हो, आपके बेटे की मैं पत्नी हूँ, ये आप क्या कर रहे हो। तो रामानंद कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मेरे बेटे की पत्नी है, लेकिन मुझे किसी भी चीज़ की इच्छा है और मैं इस चीज़ की इच्छा मेरी पत्नी मुझे अपने पास आने नहीं देती है, और तेरा पति तेरे पास नहीं है। हम दोनों की एक दूसरे की ज़रूरत है। अगर तुम चाहो तो हम दोनों एक दूसरे की इच्छा की पूर्ति कर सकते हैं। उसके बाद में गीता तो यही चाहती थी, लेकिन पहल नहीं कर पा रही थी। फिर दोनों के बीच में मर्यादा की जो दीवार होती है वह टूट जाती है। कहीं ना कहीं फिर दोनों एक दूसरे से अपने रिश्ते को तार तार कर देते हैं। रामानंद ये भूल जाता है कि वह जिसके साथ में संबंध बना रहा है वह उसके बेटे की बहू है, उसकी बेटी के समान है। वह भूल जाता है, गीता भी ये भूल जाती है कि जिससे वह संबंध बना रही है वह उसके बाप के बराबर है। वह ससुर तो होता है, बाप के बराबर होता है, बाप के बराबर नहीं होता है लेकिन बाप के समान ही होता है। लेकिन दोनों ने रिश्ते की मर्यादा को चूर चूर कर दिया, मर्यादा तोड़ दिया। लेकिन फिर दोनों के बीच में संबंध बनना शुरू हो जाते हैं। वह एक दिन आपत्तिजनक के हालात में कमला ने रामानंद देख लेती है, और रामनंद है वो उनको देख लेता है तो उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि ये क्या हो रहा है। बेटे की पत्नी के साथ में उसका ससुर गुलछर्रे उड़ा रहा है। वो कहती है कि दोनों का गुस्सा वो बर्दाश्त नहीं होता है। वो कमरे से कमला बाहर निकल जाती है, और जब उसका ससुर बाहर आता है तो उसको जितना भी वो कह सकती थी उतना भी अपनी पति को यानी कि कमला रामानंद को खरी खोटी सुनाती है, इज्जत की दुहाई देती है, बेटे से डराती है कि मैं अपने बेटे से कह दूंगी। लेकिन गीता और रामानंद है उन्होंने कमला की बात को ज़रा से भी ध्यान नहीं दिया, हल्के में नहीं लिया, हल्के में ले लिया और उसकी बात नहीं मानी। इसी तरह से जब उन्हें मौका मिला करता था तो वह आपस में संबंध बनाया करते थे। उसको कमला ने देखा कि ये दोनों किसी भी तरीके से मानने को तैयार नहीं है, तो फिर वह अपने बेटे को फ़ोन लगाती है, इसके हरकतों के बारे में वह बता देती है। जैसे ही मनोज इस बारे में सुनता है तो उसके सुनते ही वह सन्न रह जाता है। थोड़ी देर अपने मोबाइल है जो कान के पास लगा ही रहता है, उसको सूझता नहीं है कि अपनी माँ का अब क्या जवाब दें। अगले दिन वह फैक्ट्री पहुंचता है, फैक्ट्री से छुट्टी लेकर वह सीधा घर आ जाता है। अपने पिताजी से वह डायरेक्ट कुछ नहीं कह पाता, इसलिए उसने गीता को खूब खरी खोटी सुनाई, और जितना भी हो सकता था अपनी इज्जत की, अपने माता पिता के और उसके माता पिता की दुहाई देता रहा, और उसको समझाया कि कुछ शर्म करो। इस 2-4 दिन से उसको अपने साथ में वह प्रदेश ले जाता है। जिस कमरे में वह रहा करता था वही कमरे में उसको भी रखता है, फिर वह चला जाता है। गीता एक बिगड़ी हुई औरत थी। गीता ऐसी औरत थी कि वो फिसल चुकी थी, तो फिर वह वापस उठने का नाम ही नहीं ले रही थी, और गीता को सुधरना ही गीता नहीं चाहती थी। जब मनोज काम पर चला जाता था तो फिर गीता कमरे का ताला ठोक के वहाँ पे घूमने चली जाती थी, क्योंकि उसको तो इश्कबाजी करनी थी। वहाँ उसके कई दोस्त बन गए, जिसमें शेखर यादव नाम का एक दोस्त था, उसके साथ में रंग रैलियाँ मनाती हैं। फिर उसने अब एक और अपने दोस्त को गीता के साथ शामिल कर लिया, फिर दोनों गीता के साथ में रंग रैलियाँ मनाने लगे। मनोज के
कमरे के पास में ही एक दूसरा कमरा था जिसमें रामचंद्र नाम का एक आदमी रहा करता था। वह भी बरेली का रहने वाला था। उसको गीता की हरकतों का पता चल चुका था कि गीता किस किस तरह की औरत है। वह अपने पति सुख से वह भी वंचित था। वह भी परदेश रहता था और पत्नी से मिले हुए उसको भी कई महीने गुजर चुके थे। तो उसने देखा कि मेरी इच्छा भी यही पूर्ति हो सकती है। अब वो गीता के कमरे में आने लगता है, क्योंकि दोनों पड़ोसी हैं, एक दूसरे के पड़ोसी थे। तो पड़ोसी होने के नाते किसी ना किसी बहाने से रामचंद्र को भी गीता के कमरे में वो आने लगा। जब वह गीता के कमरे में आता था तो गीता उससे हंस हंस कर घंटों बातें किया करती थी। फिर उसको समझने में ज़रा सी देर नहीं लगी रामचंद्र है जो गीता को क्या चाहता था। फिर एक दिन रामचंद्र अपनी इच्छाओं का इजहार कर उसे कह देता है। रामचंद्र की उम्र है जो डबल थी, दुगनी थी, लेकिन गीता इस बात के लेकर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि सामने वाला उसके साथ में संबंध बना रहा है। वह किस उम्र का है, बस उसे तो अपने जिस्म का सुख चाहिए होता था और उसको पैसा चाहिए होता था जो उसके ऊपर खूब लुटा सके। बदले में उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसके साथ में जो हम बिस्तरी कर रहा है, वो उसके साथ में जो संबंध बना रहा है वह किस उम्र का है। गीता ने उसके साथ भी संबंध बनाने शुरू कर दिए। एक दिन काम से उसका पति घर जल्दी वापस लौट जाता है, यानी कि मनोज जब जल्दी घर आता था तो कमरा बंद देखा, कमरे आवाज़ लगाता है और गीता को आवाज़ देता है कि दरवाज़ा खोलो। तो गीता ने काफ़ी देर के बाद में दरवाज़ा खोला और उसके कपड़े सीधी तरीके से नहीं थे, बाल भी उलट पुलट थे, तो उसके बाल भी बिखरे हुए थे। तो मनोज उसकी हालात को देखकर वह समझ जाता है कि अंदर कुछ ना कुछ दाल में काला ज़रूर है। मनोज ये देखकर कहता है कि आज बड़ी वो गीता कहती है आज बड़ी जल्दी आ गई। तो मनोज कहता है कि फैक्ट्री का जनरेटर ख़राब हो गया था, इस वजह से वह आधा दिन की छुट्टी हो गई है, लाइट नहीं आ रही है और मैं घर आया हूँ। वह कमरे में पहुंचता है तो रामचंद्र वहां पर बैठा हुआ था। तो रामचंद्र को देखते ही वह हक्का बक्का रह जाता है। वह पूछता है गीता से कि रामचंद्र यहाँ क्या करने आया है। वह कहती है कि पानी पीने आया है। मनोज कहता है कि भला दरवाज़ा बंद करके भी कौन किसको पानी पिलाता है, मुझे क्या बेवकूफ़ समझा है। रामाचंद्र तो पतली गली से वहाँ से निकल जाता है। गीता को खूब वह खरी खोटी सुनाता है और उसके बाद में फिर वह अपनी कंपनी से रिज़ाइन देता है और वहाँ से इस्तीफ़ा देने के बाद में फिर वह हमेशा हमेशा के लिए गीता को लेकर अपने घर चला जाता है। और घर आने के बाद में फिर वह 2-4 महीने वहाँ पर रहता है, लेकिन जब घर के खर्चे और तंगी के कारण पिताजी ने भी उसको खर्चा देना बंद कर दिया था, तो अब मनोज सिर्फ अपने ऊपर निर्भर था। फिर उसके बाद में वह उसे छोड़कर दिल्ली चला जाता है। उसके बाद में दिल्ली जाते ही गीता फिर अपने पुराने रवे में आ जाती है और अपने ससुर के साथ में फिर उसके बाद में सुहाग मनाने लगती है। फिर ससुर नहीं बल्कि अपने चाचे का ससुर और भी उसके साथ में भी संबंध बना रही थी, क्योंकि उसको तो चाचा ससुर भी उसी कम उम्र का था और उसी के साथ में संबंध बनाए। और उसके बाद में प्रदेश में उसके साथी थे जो उसके रिलेशन में आए हुए थे, ज़िला बरेली के थे, उनके फ़ोन में वह लगातार घंटों घंटों बात करती रहती थी। अब अपने वापस वह अब गीता उसके साथ में मिलना भी शुरू कर देती है। अब उसका ससुर देखता है रामनंद वह इधर उधर मुँह मार रही थी, तो उसको वह डराता है, धमकाता है। वो कहता है कि रामनंद की कोई जागीर नहीं थी और उसने उसको साफ साफ कह दिया कि मैं तुम्हारे बेटे की नहीं सुनती हूँ तो तुम्हारी क्या सुनूंगी। वह कहने लगती है मैं तो नहीं मानूंगी, अपनी मर्जी की मैं मालिक हूँ, तुम चाहे जो कर लो, मैं रोकने वाली नहीं हूँ। अब उसने ज़्यादा टोकी की तो उसके अपने यारों से मिलकर रामानंद को मारने का प्लान बना दिया। जब तक ये बुढ़ा नहीं मरेगा तब तक मेरे बीच में इसी तरह से रोड़ा अटकता रहेगा। फिर उसके दोस्त भी उसको मारने के लिए तैयार हो गए। एक दिन प्लान बनाकर गीता अपने दोस्त के घर रामानंद को ले जाती हैं। वहाँ पर ले जाने के बाद में शराब पार्टी होती है, शराब पी जाती है और गीता रामचंद्र को शराब की नींद में गोलियाँ मिला देती हैं। और जब नींद की गोलियाँ मिलाई जाती हैं तो फिर रामनंद शराब पी करके पीछे के तरह लुढ़क जाता है और उसके बाद में वह दुपट्टे से मिलकर उसका गला घोंट दिया जाता है। और फिर गीता उसको मोटरसाइकिल पर डालती है और उसको यहाँ पीछे बैठती है
और उसको पकड़कर यहाँ पे बैठ जाता है और सुनसान जगह पर पहुँच जाते हैं और एक बोरे में भरने के बाद में पत्थर और ईंटें भरते हैं। फिर उसे गहरी खाई में उसे खूब पानी भरा हुआ था उसको वहाँ पर फेंक देते हैं। उसके बाद में वह अपने घर आ जाती है और घर आने के बाद में वह 2-4 दिन रही, फिर अपने मौज मस्ती के लिए वह फिर से निकल जाती है। जब रामानंद है जो कई दिन से अपने घर नहीं लौटा, तो उसके बेटों ने, उसकी पत्नी ने, उसको चिंता होती है कि आखिरकार पिताजी कहाँ चले गए हैं, वापस नहीं आए। उसके फ़ोन पर भी फ़ोन लगाया जाता है, फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। तो गीता से पूछा कि रामानंद कहाँ है, तो उसने कहा कि मुझे नहीं पता कहाँ है, रिश्तेदारी में कह करवा गए हुए थे, तुम ढूंढ लो, तुम्हें ढूंढना है। रामानंद के बेटों को गीता का ये जवाब पसंद नहीं आया और कुछ अच्छा नहीं लगा, तो उसको शक हुआ कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि गीता ने ही बाबूजी को कहीं ना कहीं कुछ किया है। पुलिस थाने में रिपोर्ट होती है। जब पुलिस जांच करती है तो गीता से पूछताछ होती है और उसको अच्छी तरीके से रिमांड पर लिया जाता है, क्योंकि उसके बेटे का शक जाहिर कर देते हैं। कहते हैं कि हमारे बापू को गीता भाभी ने ही इसके साथ में नाजायज़ रिश्ते थे, हो सकता है किसी न किसी वजह से भाभी ने ही बापूजी को ठिकाने लगा दिया हो। तो फिर पुलिस ने अपने तरीके से गीता से पूछताछ करनी शुरू की। गीता पुलिस को मार मार के उसको पूछती है, तो रामानंद की मौत का वह स्वीकार लेती है और रामानंद को मैंने ही मारा है, मेरे प्रेमी ने मिलकर उसके साथ में मौत के घाट उतारा। और उसके बाद में जब वो अपना जुर्म कबूल लेती है तो फिर मौका वारदात पर पहुंचती है, तो पुलिस उसको लाश को ठिकाने लगाया था, उस लाश को बरामद करती है। उसके बाद में पोस्टमार्टम होता है, उसके बाद में उन्हें सीजीएम की अदालत में पेश किया जाता है, जहां पर दोनों को, उसके प्रेमी और उसको जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सावचेत करना है, आपको सचेत करना है। उम्मीद करता हूँ कि कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आगे से आगे शेयर करना ना भूलें। नमस्कार, मैं शफी खान।